नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल हम लोग पर। और आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वो आइकॉन बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सबको मालूम होगा, जो रेगुलर यूट्यूब देखते हैं और राष्ट्रवादी पत्रकारों को सुनते हैं, कि हाल ही में पिछले 3 दिन से जयपुर डायलॉग का एक समिट, नेशनल समिट चल रहा है राष्ट्रवादियों का, और इसका नाम उन्होंने शत्रुबोध दिया है। एक्चुअली वो बहुत सही उन्होंने चुना है, क्योंकि शत्रुबोध ही एक भारत, विशेषकर हिंदुओं या भारतीय संस्कृति से में मिसिंग था, जिसमें वो अपने शत्रुओं को पहचान नहीं पाते थे और उनको उसी तरह मदद करते थे जैसे अपने दोस्तों की करते हैं। इसमें गंगा जमनी तहजीब आती है, इस तरह के जुमले बहुत आते हैं, कश्मीरियत एक वर्ड है। तो इन सब के चक्कर में हिंदू फँस जाता था। और आप देखें यदि, तो पृथ्वीराज चौहान जो अंतिम हिंदू राजा थे भारत के, उन्होंने भी मोहम्मद गौरी को माफ़ किया था, कई बार जाने दिया था, और अंततः वो फाइनली हार गए थे। तो वो एक्चुअली अपने शत्रु को शत्रु नहीं मानते थे, उसको एक तरह से दया करते थे। तो उसी से चलता मिलता उसी थीम पर, कि हिंदुओं में शत्रुबोध जगाने के लिए या शत्रुबोध का अन अ एहसास कराने के लिए ये एक की गई है राष्ट्रवादियों की समिति, तो काफ़ी सक्सेसफुल रही है और उसमें काफ़ी अच्छे डिस्कशन हुए हैं। मैं इसमें कुछ उसमें बहुत तौर से कर एक लुटियंस मीडिया पे डिस्कशन में थे, उसके कुछ अंश आपको सुनाऊँगा। और मैं जयपुर डायलॉग के इस यूट्यूब से लूँगा, और यदि स्ट्राइक नहीं आया, तो फिर मैं आपको ये आगे आपको इस देखने को मिलेगा, इसका विश्लेषण। सबसे पहले तो बहुत ओसरकर ने जो उनसे पूछा गया था, एक सवाल, अभिजीत अय्यर इसका इस सेशन का वो एंकर कर रहे थे। तो सबसे पहले तो उन्होंने मैग्सेसे अवार्ड की पोल खोली। उन्होंने कहा कि मैग्सेसे एक सीआईए का चीफ था या कोई मुख्य अधिकारी था, उसके नाम पे मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, और इसको पाने के लिए बहुत से भारतीय को ये मिला है, जिनमें से उन्होंने हालांकि नाम नहीं बताया, लेकिन जो मुख्य नाम मेरे को याद आ रहे हैं उसमें योगेंद्र यादव है और केजरीवाल है। तो बोलते हैं कि मैक्सेसे ने काम किया था, वो वियतनाम और बाकी दूसरे लेफ्ट मूवमेंट को, वामपंथियों को खत्म करने का काम किया था, और आज यही वामपंथी उस अवार्ड को लेकर खुश हो रहे हैं। तो ये किस तरह का विरोधाभास है, और इसी को उजागर उन्होंने किया। तो छोटा सा ये सुनिए उनका। कि आप मेरा सत्कार करो, मैं आपका करूंगा, ये होता है। जहां तक मेरी जानकारी है, मैक्सेसे नाम का कोई था जो सीआईए का एजेंट था, वो मारा गया। अब सीआईए ने उसके लिए एक अवार्ड तय किया, वो दिया जा रहा है। तो अजीब बात है कि कम्युनिस्ट मूवमेंट को खत्म करने के लिए मैक्सेसे काम करता था, और यहाँ के वामपंथी मैक्सेसे मिला, तो बड़ी बात मान। इसके बाद भाऊ तौसीर ने एक बहुत ही पुराने एडवर्टाइजमेंट का जिक्र किया, जिसमें अमिताभ बच्चन थे, और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से हमारा माइंडसेट इन एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू किया जाता है। सुनिए, काफी इंटरेस्टिंग है ये भी। और बाकी लोग हम मानते, इतनी आसानी से हमारे दिमाग में चीजें भरी जाती है। एक 10-12 साल पहले की एक टीवी पर चलने वाली एड मुझे याद आती है। वो उसने कोई नया फ्रिज खरीदा है, वो महिला कंप्लेन करके फ्रिज ठीक काम नहीं कर रहा है। फिर एक मैकेनिक आता है कंपनी से, वो था अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन है तो वो एड देखी जाएगी। वो अमिताभ बच्चन पूरा फ्रिज ढूंढता है, बोलता है इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्या प्रॉब्लम है? वो महिला बोलती है ये आवाज ही नहीं करता। यानी आवाज होना फ्रिज का ये गलत नहीं है, अगर आवाज कर रहा है तो सही है। इस ढंग से हमारा दिमाग मैनिपुलेट किया जाता है। फिर एक ऐड आती थी, आपको याद होगा, कि बड़े स्क्रीन वाला कोई एक लेके आता है कॉलोनी में, बच्चे जो हटो 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 हटो, वो बड़ा 56 वगैरह स्क्रीन वाला कोई टीवी लगा लेता है और बोलता है अरे ये क्या बोलते हैं उसको था, ये नहीं तो ये डिब्बा है, अंकल का टीवी डब्बा। तो हमारे घर में बच्चों को ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हमारे घर में वो टीवी नहीं है। तो इस ढंग से ऐड जो होते हैं, उसी ढंग से आजकल हमारे सामने पॉलिटिक्स। अभी लोकपाल आंदोलन क्या था?
के बाद में उसी एडवर्टाइजमेंट या किस तरह से माइंडसेट बनाया जाता है या किस तरह से एक नैरेटिव सेट किया जाता है, इसके बारे में उन्होंने अन्ना आंदोलन के बारे में बात की। उन्होंने देखिए किस तरह कहा कि अन्ना जिसको महाराष्ट्र में पत्रकार उनको सामने से देख के निकल जाते थे, उन्हीं को इतना एक आइकॉन बना के लोकपाल का एक आंदोलन चलाया गया और किस तरह से उनको बैठाया गया और उन्होंने एक तरह से एक्सपोज किया अन्ना को। सुनिए वो क्या कहते हैं। मैं महाराष्ट्र से हूँ। अरे अन्ना हजारे उस फुटपाथ से जाते थे, हम पत्रकार इस फुटपाथ से निकल जाते थे। यह अभी कुछ काम का नहीं। केजरीवाल ने वही लेकर दिल्ली में लाकर बिठा दिया। उनकी क्षमता क्या थी? वो 13-14 दिन उपोषण कर सकते। हाँ, 13 दिन के आगे वो पहली तैयारी की जाती थी। उनको संतरे का रस कौन देगा, ये पहला तय होता था। बाद में अन्ना उपोषण को बैठते थे। ये हकीकत है, मैं बोल रहा हूं। तो इस ढंग से आइडॉल पेश किए जाते, फिर लाइव दिखाया जाता है, हमारे सर पर मारा जाता है। और मारिया शकीन का भी एक वीडियो का जिक्र किया जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से बिहार का ये चुनाव भी चल रहा है, जिसकी पहले दौर की वोटिंग हो चुकी है और दूसरे दौर की वोटिंग 11 तारीख को, और आज इसके लिए चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। उसमें वो मेन स्ट्रीम मीडिया के हाथ से निकल गया है और वो सोशल मीडिया के हाथ में आ गया है। कि एक्चुअली डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया आने के बाद ये जो हमारे सर पर बैठे थे मेन स्ट्रीम मीडिया, वो अभी पीछे हट गए। मुझे मैंने मराठी में उस पर वीडियो भी बनाया कि मुझे लगता इंडिया टुडे की मारिया शकील, उसका वीडियो मैं देख रहा था। मुझे उसका एक सेंटेंस बहुत पसंद आया, क्योंकि ये मुद्दा था, मेरे दिमाग से भी निकल गया था। उसने उस वीडियो में बताया कि बिहार का चुनाव पहला ऐसा है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया के हाथ से निकल गया। ये चैनल का चुनाव नहीं है, ये अखबार का चुनाव, ये सोशल मीडिया का चुनाव। इसको अगर प्रभावित करेगा तो सोशल मीडिया प्रभावित करेगा। तो ये जो पेश कर रहे थे आइडॉल, ये उनके हाथ से निकल गए। और इसके बाद भाऊ ने संविधान के बारे में बताया और ये बताया किस तरह से लोग नैरेटिव सेट करते चिल्लाते हैं, स्टडी तो करते नहीं है। उन्होंने अंबेडकर जी का उदाहरण दिया और वो कहते हैं कितने लोग अंबेडकर को पहचानते हैं, उनको देखिए सुनिए। और उन्होंने कहा किस तरह से उन्होंने संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के बहुत ही क्या कहना चाहिए कि उद्दंड सांसद है, वो टेबल पे चिल्लाते हैं संसद में अंबेडकर के बारे में और अंबेडकर को वो जानते तक नहीं है। जो कोई पार्लियामेंट में तमाशा चलता है, कितने लोगों को मालूम है अंबेडकर ने कृति से भी एक संविधान पेश किया है। जब उन्होंने रिजाइन किया था और उनको मिनिस्ट्री से रिजाइन करने के लिए अपना पक्ष पेश करना था, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया। अनंत शयनम अयंगार डेप्यूटी चीफ थे, तो उनको नहीं दिया। तो अंबेडकर ने वहां तमाशा किया था? नहीं किया था। उन्होंने अपना लिखा हुआ भाषण पेश किया, वो निकल गए। और अंबेडकर के नाम पे आज संजय सिंह उस स्टूल पर खड़ा होकर नाचेगा? हमारा दिमाग चलना बंद हो गया कि कोई पत्रकार संजय सिंह को पूछता नहीं तो अंबेडकर का नाम ले रहा है। अंबेडकर जानता है कौन है? इसके बाद इन्होंने एक इंसिडेंट सुनाया मराठी पत्रकारों के बारे में, मराठी चैनल्स के बारे में, और उन्होंने बताया कि किस्सा सुनाया और बताया कि क्यों उन्होंने फिर मराठी चैनल्स पे जाना बंद कर दिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के। और तो मैं इसलिए मराठी चैनल पर मुझे बुलाते थे, पिछले 5 साल से जाना बंद कर दिया। चला जितना दिमाग बचा है उसको भी जंग चढ़ जाएगी। अब आपको अजीब लगेगा, एक प्रोग्राम था, मुझे बुलाया था, 30 मिनट चले गए। उसके बाद मेरा नंबर आया तो मैंने बोला मुझे कुछ बोलना नहीं है, आज नया ज्ञान मिला है। बोले क्या है? नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में रेलवे मंत्रालय पहले इंट्रोड्यूस किया गया। तो बोले क्यों? बोले 30 मिनट से चर्चा चल रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बजट, उस पर चर्चा है। और चर्चा क्या चल रही है
कि दादर स्टेशन हो या बोरीवली स्टेशन है, उधर एस्केलेटर लगाए कि नहीं इस पर। अरे महाराष्ट्र का बजट में रेलवे स्टेशन का एस्केलेटर कहां से आ गया? यानी मुद्दा है ही नहीं। आखिर मैंने उनको समझाया कि भाई कम से कम ये दो प्रवक्ता है, उनको तो मत बुलाओ। वो बोला क्यों? नहीं, एक का नाम वाघ है, दूसरे का नाम वाघमारे। और अंत में अपने इस छोटे से संबोधन या डिस्कशन के अंत में राहुल बहुत आसेकर ने राहुल गांधी और ट्रंप और संजय राउत पर जो टंच किया वो भी काफी इंटरेस्टिंग था, सुनिए। मिले, इतनी अजीब बात हो गई, इतनी अजीब बात हो गई कि एंकर को पता नहीं। अच्छा, दूसरी बात है कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं उनको भी पता नहीं है, और उनको तो पेश करना है। एक बार इनके पॉडकास्ट पर मैंने बोला था, वो ट्रम्प के बारे में थे, तो बोले वो तो उधर का संजय राउत है ना, छोड़ दो उसको। तो ये जो हो रहा है, तो ल्यूटियंस मीडिया हम बोलते हैं ना, तो मुझे दया भी आती है उनकी, दया भी आती है। इसका कारण ये है कि जो बुद्धू है उसको बुद्धिमान करके पेश करना कितनी बड़ी बात है। हम उतनी मेहनत नहीं करते। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाल किताब दिखाते हमारे राहुल गांधी, ये है। मुझे हर बार राहुल गांधी को ऐसे देखता हूँ तो मुझे झाकिर नाइक याद आता है। वो ऐसे किताब कुरान की दिखाता था। राहुल गांधी बिल्कुल उसी ढंग से दिखाते जिस ढंग से झाकिर नाइक दिखाते थे। नेता भाव का अपने ही एक विशिष्ट शैली में बताना, बातों को समझाना और उनका विशेष शैली में ही विश्लेषण। आशा आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और मेरे सब्सक्रिप्शन तो जरूर आपने कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।